गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम दोबारा हाजिर हैं आपके सामने हमारी साइंस की क्लास लेकर। हमने पिछले वीडियो में किसके बारे में भाई, पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। अब हम हमारा दूसरा जो ह्यूमन सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा दूसरा ह्यूमन सिस्टम है श्वसन तंत्र। ठीक है भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा भाई, श्वसन तंत्र को समझने से पहले जानते हैं श्वसन क्या होता है। ठीक है, श्वसन, रेस्पिरेशन जिसे हम बोलते हैं, श्वसन क्या होता है? श्वसन वायु को या गैसों के आदान प्रदान की क्रिया, वायु के या गैसों के आदान प्रदान की क्रिया क्या कहलाती है भाई? श्वसन कहलाती है। वायु भी कह सकते हैं और हम गैस भी कह सकते हैं, क्योंकि वायु और वायु ही गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो हम वायु भी कह सकते हैं, गैस भी कह सकते हैं। वायु या गैसों के आदान प्रदान की क्रिया, क्या कहलाती है भाई? श्वसन कहलाती है। श्वसन कहलाती है। ये हमने बात की श्वसन की। ठीक है भाई, मेनली हम बात करते हैं श्वसन में O2 और CO2 की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और किसकी भाई? ऑक्सीजन की। हम ये कहते हैं कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब देखिए, श्वसन के बारे में हमने जाना, अब जानेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र क्या होगा भाई? श्वसन तंत्र होगा अंगों के जिस समूह के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, क्या कहलाता है भाई? श्वसन तंत्र कहलाता है। अंगों का समूह तंत्र बन जाएगा। ठीक है, ये आपका श्वसन तंत्र हो जाएगा। अंगों के जिस समूह के द्वारा श्वसन की क्रिया पूर्ण की जाती है, क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है। अब करते हैं भाई आगे की बात। देखिए, आगे की बात करते हैं तो श्वसन तंत्र के भागों के बारे में पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, श्वसन तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं वो कौन कौन से 3 भाग हैं। ठीक है भाई, फर्स्ट है हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र। ठीक है, सेकंड है निचला श्वसन तंत्र। ठीक है, और थर्ड है हमारी श्वसन मांसपेशियां, जिसके द्वारा श्वसन की क्रिया कंप्लीट की जाएगी। देखिएगा भाई, अब देखिए ये क्या है? श्वसन तंत्र के भाग है, इनके द्वारा ही श्वसन की क्रिया पूर्ण की जाती है। श्वसन तंत्र में कौन कौन से, ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन से अंग आते हैं, निचले में कौन से आते हैं, और श्वसन मांसपेशियों में कौन सी आती है, हम सारे को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं भाई आगे की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? ऊपरी श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं उनकी बात करते हैं। कौन कौन से अंग होंगे भाई? फर्स्ट होगी हमारी नासिका, जहां से वायु अंदर जाती है, नासिका। सेकंड मुख से भी हम श्वास ग्रहण करते हैं भाई। ठीक है, जब नासिका नहीं कर पाती तब क्या करते हैं? द्वितीयक अंग के रूप में किसका यूज करते हैं? मुख का यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा नासिका हो गया, सेकंड मुख हो गया, थर्ड देखिए भाई, एक थर्ड हो गई हमारी ग्रसनी, थर्ड हो गई
ग्रसनी, और फोर्थ हो गया भाई हमारा क्या, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, इसे लैरिंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स, स्वर यंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में ये वाले भाग आते हैं, नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है भाई, अब एक एक पॉइंट को अलग अलग करके डिस्कस करते हैं। अब देखिए सबसे फर्स्ट अपना कौन सा आएगा, सबसे फर्स्ट आएगा नासिका। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में हम देख चुके थे। अब देखिए भाई, सबसे पहला अंग है हमारा नासिका। नासिका हमारा सबसे पहला अंग है। नासिका भाई सबके पास होती है, ह्यूमंस के पास भी है, जानवरों के पास भी है। अब देखते हैं, ठीक है, नासिका ह्यूमंस में है, उसकी बात करते हैं। उसमें स्टार्टिंग में भाई दो क्या होते हैं, दो नासा द्वार होते हैं, जो सभी के पास है भाई, ह्यूमंस के पास, मानव के पास, सभी के पास है कि दो नासा द्वार है, जिनसे वायु क्या करती है, अंदर प्रवेश करती है। क्या है, नासा द्वार है, नासा द्वार। ठीक है, नासिका से श्वसन होता है कैसा, शुद्ध। अब ये थोड़ी सी बात समझिएगा, नासिका से श्वसन कैसा होता है, शुद्ध होता है। अब समझिए बात को, किस प्रकार शुद्ध होता है। नासिका में छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं। जब नासिका में छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं, जब वायु अंदर ग्रहण की जाती है, जब वायु अंदर ग्रहण की जाती है, तो वायु के साथ साथ छोटे छोटे धूल के कण भी, छोटे छोटे धूल के कण भी नासिका में प्रवेश करने की प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो बाल होते हैं छोटे छोटे, ये क्या कर लेते हैं, जो धूल के कण हैं, ठीक है, धूल के रोम हैं, उनको क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। ठीक है, और अंदर जो वायु जाती है, कैसी जाती है, शुद्ध जाती है, शुद्ध वायु जाती है। ठीक है, जो गैस प्रवेश करती है, वायु प्रवेश करती है, कैसी होती है, शुद्ध होती है। तो हम कह सकते हैं कि नासिका से होने वाला श्वसन कैसा है, शुद्ध है। बाल क्या करते हैं, जो रोम है, धूल के कण हैं, उनको रोक लेते हैं, रोम को रोक लेते हैं। बालों का काम ये है, और जिसके द्वारा क्या होता है, शुद्ध श्वसन होने लग जाता है। ठीक है, अब देखिए भाई, नासिका से वायु प्रवेश करती है, दो नासा द्वार होते हैं, उनके द्वारा अंदर वायु जाती है। ठीक है, अब इन नासा द्वारों के बीच में एक पतली क्या होती है भाई, एक पतला तल होता है, एक पतला तल होता है, पतला तल होता है, जो बहुत मुलायम होता है वैसे तो। ठीक है, लेकिन नासिका को दो भागों में, दो नासा द्वारों में विभाजित कर देता है। ठीक है, नासिका से होने वाला श्वसन कैसा है, शुद्ध है। अब हमारे अगले अंग की बात करते हैं। अगला अंग है मुख। ठीक है भाई, ये अगला अंग है, और नासिका हमारी कैसी है, प्राथमिक अंग है श्वसन के लिए। अगला अंग है हमारा मुख। देखिए, मुख, नासिका प्राथमिक है, और मुख कैसा है, द्वितीयक है, द्वितीयक अंग है। श्वसन के लिए क्या, कौन सा अंग है भाई, द्वितीयक अंग है मुख। और मुख से होने वाला श्वसन कैसा है भाई, अशुद्ध है। मुख से होने वाला श्वसन कैसा है, अशुद्ध है। बिकॉज जब भी वायु अंदर ग्रहण की जाएगी, तो धूल के कण मुख मार्ग से सीधे ही अंदर प्रवेश कर जाएंगे। मुख में बाल थोड़ी है भाई जो रोक पाएगा, मुख में बाल नहीं है या अदर कोई चीज नहीं है जिससे कि जो धूल के कण है वो मुख में रुक जाए, वो मुख से सीधे नीचे प्रवेश कर जाते हैं। और मुख से होने वाला श्वसन कैसा है, अशुद्ध है। इस बात को समझिएगा। और श्वसन के लिए कौन सा अंग है, द्वितीयक अंग है। जब नासिका से श्वसन नहीं कर पाते, तब किससे करते हैं भाई, मुख से करते हैं। देखिए, आप भी जानते होंगे कि सर्दी के समय में जब जुकाम वगैरह की समस्या हो जाती है, तो हमारी जो नासिका है वो रुद्ध हो जाती है। रुद्ध होने के पश्चात हमें वायु अंदर ग्रहण करने में समस्या होती है। फिर हम क्या करते हैं, जब वायु अंदर ग्रहण नहीं कर पाते, तो मुख का प्रयोग करते हैं। मुख का प्रयोग करके वायु को
अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये द्वितीयक अंग हो गया, नासिका प्राथमिक अंग हो गई श्वसन के लिए। अब अगली बात करते हैं, अगला अंग है हमारा ग्रसनी। देखिए ग्रसनी, ग्रसनी 3 भागों में विभाजित है, हम बता चुके हैं 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सी भाई? नासाग्रसनी, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और कंठग्रसनी। कंठग्रसनी या अधोग्रसनी कहते हैं इसे। ठीक है, आने वाली वायु नासाग्रसनी, ठीक है, नासाग्रसनी या मुखग्रसनी से किस में प्रवेश करती है? कंठग्रसनी में प्रवेश करती है। ठीक है, आने वाली वायु नासाग्रसनी से या मुखग्रसनी से कहाँ प्रवेश करती है? कंठग्रसनी में प्रवेश करती है। ठीक है, ये जो ग्रसनी है, ठीक है, ग्रसनी के अंतिम सिरे पर, ठीक है, ग्रसनी के अंतिम सिरे पर क्या उपस्थित होता है? एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस उपस्थित होता है, एपिग्लॉटिस उपस्थित होता है और वह यह सुनिश्चित करता है कि भोजन भोजन नाल में जाएगा और वायु वायुनाल या श्वास नाल में जाएगी। यह कौन डिसाइड करता है भाई? ये एपिग्लॉटिस निश्चित करता है। ठीक है, एक घाटी ढक्कन है, हम मानव पाचन तंत्र में इसे पढ़ चुके हैं और श्वसन और पाचन के लिए ग्रसनी है वो कैसा मार्ग है? उभय मार्ग है। कहने का मतलब श्वसन के समय भी और पाचन के समय भी इसका ग्रसनी का उपयोग होता ही है। ठीक है, कंठ ग्रसनी में वायु जाकर प्रवेश करती है नासाग्रसनी से और मुखग्रसनी से। ठीक है, और एपिग्लॉटिस यह तय करता है कि वायु किस में जाए? श्वास नाल में जाए और भोजन किस में जाए? भोजन नाल में जाए। ठीक है, तो आगे की बात ये ग्रसनी के बारे में था। अब हमारा है अगला स्वर यंत्र। स्वर यंत्र देखिएगा भाई, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। ठीक है भाई, स्वर यंत्र क्या है भाई? अब ग्रसनी से, कंठ ग्रसनी से, कंठ ग्रसनी से कहाँ जाएगी? जो वायु है वो जाएगी स्वर यंत्र में, कंठ ग्रसनी से। ये बात याद रखिएगा भाई, कंठ ग्रसनी से जाएगी, कंठ ग्रसनी से कहाँ जाएगी भाई? स्वर यंत्र में जाएगी। ठीक है, और किसको भाई? श्वास नली, श्वास नली और ग्रसनी को जोड़ता है। कौन जोड़ता है भाई? स्वर यंत्र जोड़ता है। ठीक है, यह 9 प्रकार की उपस्थितियों से मिलकर बना होता है। ये 9 प्रकार की उपस्थिति से मिलकर बना होता है, 9 प्रकार की उपस्थिति से मिलकर बना है स्वर यंत्र है जो आपका 9 प्रकार की उपस्थिति से मिलकर बना है। और इसमें ही क्या पाए जाते हैं? स्वर रज्जु पाए जाते हैं, स्वर रज्जु। अब इन स्वर रज्जुओं का काम क्या है भाई? स्वर यंत्र में स्वर रज्जु पाए जाते हैं और स्वर रज्जुओं का काम है विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का निर्माण करना या विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निर्मित करना, विभिन्न प्रकार की ध्वनि निर्मित करना। ये किसका काम है? ये काम है स्वर रज्जुओं का। ठीक है, देखिए भाई, श्वसन तंत्र में हमने स्वर यंत्र की बात की। स्वर यंत्र कंठ ग्रसनी से स्वर यंत्र में वायु प्रवेश करती है। ठीक है, यह श्वास नली और ग्रसनी को जोड़ता है। अगली बात, 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना है। इससे अगली बात, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न की जाती हैं। किसके द्वारा? स्वर रज्जु के द्वारा। ठीक है, कहने का मतलब कंपन होता है, कंपन, स्वर रज्जुओं में कंपन होता है, वाइब्रेशंस होते हैं जिनसे क्या ध्वनि उत्पन्न होती है।
हम स्वर यंत्र की बात कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र खत्म होता है। अब हम आगे बात करेंगे हमारे अगले श्वसन तंत्र की। कौन से की? निचले श्वसन तंत्र की। ठीक है, निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं उनको देखते हैं भाई। ठीक है, देखिएगा निचला श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र। देखिए भाई, निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग है? फर्स्ट है श्वास नली, श्वास नली। सेकंड है श्वसनी या श्वसनी और श्वसनिकाएं, श्वसनी और श्वसनिकाएं। ठीक है, और थर्ड है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फेफड़े, लंग्स। ठीक है भाई, इसमें ये 3 अंग आते हैं। कौन कौन से? श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिकाएं, और लास्ट आता है फेफड़े। अब एक एक कर को हम डिस्कस करेंगे, एक एक को देखिएगा। श्वास नली, श्वास नली 5 इंच लंबी, 5 इंच लंबी नलिका है। ठीक है भाई, 5 इंच लंबी नलिका है श्वास नली। ठीक है, इससे भाई कहां से? स्वर यंत्र से, स्वर यंत्र से, स्वर यंत्र से वायु कहाँ आती है? श्वास नली में आती है। ठीक है, इसमें आएगी श्वास नली में। ठीक है, श्वास नली में सी टाइप के, ठीक है, सी प्रकार के या सी आकार के, श्वास नली में सी आकार के छल्ले उपस्थित होते हैं, छल्ले उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखिए भाई, ये सी आकार के छल्लों का काम क्या है? ये जो सी आकार के छल्ले हैं, ठीक है, इनका काम है ये श्वास नली को चिपकने नहीं देते। ठीक है, श्वास नली को चिपकने नहीं देते, श्वास नली को चिपकने नहीं देते। ये सी आकार के छल्ले, अगर श्वास नली संकुचित हो जाएगी तो वायु आगे प्रवेश नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसमें क्या सी प्रकार के, सी एंगल्ड, ठीक है, क्या छल्ले उपस्थित होते हैं जो इसे चिपकने नहीं देते। ठीक है, इससे वायु वक्ष स्थल में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं। श्वास नली से वायु वक्ष स्थल में प्रवेश करती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे श्वसनी और श्वसनिकाएं। श्वसनी और श्वसनिकाएं, आप देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए ये जो आपकी श्वास नली है, श्वास नली ही, श्वास नली आगे, श्वास नली आगे विभाजित हो जाती है, आगे विभाजित हो जाती है 2 भागों में, एक बाएं भाग में एक दाएं भाग में। ठीक है, वो श्वास नली आगे विभाजित होकर क्या बनाती है? श्वसनी बनाती है। क्या बनाती है भाई? श्वसनी ही बनाती है। ये जो आगे विभाजित हुई है श्वास नली, ये क्या बनाया? श्वसनी ही बनाई। ठीक है, अब ये श्वसनी ही आगे विभाजित होती है। ये कौन सी श्वसनी कहलाती है? प्राथमिक श्वसनी कहलाती है। कौन सी? प्राथमिक श्वसनी। ठीक है, नेक्स्ट ये जो श्वसनी है ये आगे जाकर क्या होती है? ये आगे जाकर विभाजित होती है। किसमें? दोबारा श्वसनियों में, दोबारा श्वसनियों में विभाजित हो जाती है, मतलब शाखाएं बनाते हुए चलते हैं। ये भी इसी प्रकार हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जब आगे नेक्स्ट विभाजित होंगी, ये श्वसनियां आगे विभाजित होंगी
तो वो निर्माण करेंगी किसका, श्वसनिकाओं का, वो आगे श्वसनिकाओं का निर्माण करेंगी, श्वसनिकाओं का निर्माण करेंगी आगे जाकर। ये जो आगे विभाजित होंगी, कहने का मतलब जो तृतीयक श्वसनी है, तृतीयक श्वसनी, जो तृतीयक श्वसनी है जब आगे विभाजित होगी, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी श्वसनिका। क्या बन जाएगी भाई, श्वसनिका। श्वसनी को क्या कहते हैं भाई, श्वसनी को कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं भाई, ब्रोंकाई, ठीक है। और जो श्वसनिकाएं हैं, जो श्वसनिकाएं हैं उन्हें कहते हैं ब्रोंकी और श्वसनिका। क्या कहते हैं भाई, ब्रोंकी और, इन्हें कहता है ब्रोंकी और, ठीक है। अब देखिए ये प्राथमिक, ये हो गई द्वितीयक, और ये प्राथमिक, ये हो गई द्वितीयक, और आगे जब बनेंगी तीसरे टाइप वाली, वो बन जाएंगी आपकी क्या, श्वसनिकाएं, ठीक है। जो तृतीयक प्रकार की बनेंगी वो बन जाएंगी आपकी श्वसनिकाएं। अब आगे की बात करते हैं, ये हमने बात की श्वसनी और श्वसनिकाओं की। अब आगे की बात करते हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, इसका अंग है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। कौन सा है भाई, लंग्स, फेफड़े, फेफड़े, ठीक है भाई। देखिए फेफड़े कैसे होते हैं, फेफड़े कोमल होते हैं, कोमल, लचीले, हल्के गुलाबी रंग के, हल्के गुलाबी रंग के, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं फेफड़े, ठीक है भाई। अब ये जो श्वसनीय है और श्वसनिकाएं हैं, ये आगे जाकर क्या करती हैं, ये आगे जाकर फेफड़ों में ही पहुंच जाती हैं, फेफड़ों में ही समा जाती हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, जो फेफड़े हैं कैसे हैं भाई, कोमल हैं, लचीले हैं, हल्के गुलाबी रंग के हैं। मानव के पास एक जोड़ी, ठीक है, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, फेफड़े होते हैं, मानव के पास एक जोड़ी फेफड़े हैं, एक दाएं भाग में, एक बाएं भाग में। कैसे भाई, एक दाएं भाग में, एक बाएं भाग में, दायां और बायां। अब देखिए इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो जो दायां फेफड़ा है, दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा बाएं की तुलना में, बाएं की तुलना में कुछ छोटा, कुछ छोटा होता है, कुछ छोटा होता है, ठीक है भाई। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थोड़े से, कि जो दायां फेफड़ा है वो बाएं की तुलना में कैसा है, छोटा है, लेकिन बाएं से, बाएं फेफड़े से, बाएं फेफड़े से थोड़ा चौड़ा है, चौड़ा है, ठीक है, लंबाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पुरुषों के फेफड़े होते हैं, पुरुषों के फेफड़े होते हैं, वो भारी होते हैं, थोड़े भारी होते हैं, किसकी तुलना में, महिलाओं की तुलना में, महिलाओं की तुलना में, महिलाओं के कंपैरिजन में, महिलाओं की तुलना में कैसे होते हैं भाई, भारी होते हैं। तो हम सीधा सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो महिलाओं के फेफड़े हैं वो कैसे होंगे, वो हल्के होंगे पुरुषों की तुलना में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए आगे की बात करते हैं, फेफड़ों में जाकर श्वसनी और श्वसनिकाएं बढ़ जाती हैं, आगे फेफड़ों में जाकर ही खुलती हैं। श्वसनी और श्वसनिकाएं, श्वसनी व श्वसनिकाएं,
वृक्षनुमा संरचना बना लेती हैं। कैसी भाई? वृक्षनुमा संरचना बना लेती हैं, एक दूसरे से संगठित होकर वृक्षनुमा संरचना बना लेती हैं। ठीक है। और इनकी जो शाखाएं होती है किसकी भाई? ये जो वृक्षनुमा संरचना बनाई है श्वसनी और श्वसनिकाओं में, फेफड़ों में जाकर ये जो संरचना बनाई है, इनका जो अंतिम शिरा होता है, इन शाखाओं का जो अंतिम शिरा है, शाखाओं का अंतिम सिरा फूल जाता है। ठीक है। और वो कूपिका कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? कूपिकाओं के रूप में फूल जाता है, वो कूपिका कहलाती है। अंतिम शिरा कूपिकाओं के रूप में रहता है और वायु किस में प्रवेश करती है? कूपिकाओं में प्रवेश करती है। जैसे ही वायु प्रवेश करती है, कूपिकाएं फूल जाती हैं और वायु जैसे ही बाहर निकाली जाती है, ठीक है, तब क्या होगा? कूपिकाएं संकुचित हो जाएंगी। ये हमने पढ़ा फेफड़ों के बारे में। अब हम आगे की बात करते हैं भाई। ठीक है। हमारा जो अगला पार्ट है, इसका कौन सा? अगला पार्ट है श्वसन मांसपेशियां। मनुष्य में वैसे तो श्वसन मांसपेशियां काफी है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ही बात करेंगे अब हम ओनली। ठीक है। एक ही श्वसन मांसपेशी है हमारी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। श्वसन मांसपेशी। ठीक है भाई। श्वसन मांसपेशियों का काम क्या है? श्वसन मांसपेशियों का काम है जो आने वाली गैस है या वायु है, गैसों का विनिमय। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। किसका? श्वसन मांसपेशियों का, गैसों का विनिमय करना। और मानव शरीर में आप जानते हैं मध्यपट ये डायफ्राम नामक एक क्या पाई जाती है? श्वसन मांसपेशी पाई जाती है, जो क्या करती है भाई? गैसों के विनिमय में सहायता करती है। मध्यपट या डायफ्राम क्या करते हैं? गैसों के विनिमय में सहायता करते हैं। जैसे ही मध्यपट क्या होते हैं भाई? जैसे ही मध्यपट एक्सटेंड होते हैं, क्या कहने का मतलब फैल जाते हैं। जैसे ही मध्यपट फैलते हैं, वायु नासिका में प्रवेश करती है। वायु नासिका में प्रवेश करती है। ठीक है भाई। और जैसे ही संकुचित होती है हमारे डायफ्राम, संकुचित होते हैं तो वायु बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है भाई। देखिए, इसी प्रकार जब फैलेंगे तो वायु प्रवेश करेगी, और फैलेगी तो वायु प्रवेश करेगी, और संकुचित होंगे तो वायु बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक है। ये श्वसन मांसपेशियों का काम है। श्वसन मांसपेशियों का ये काम है कि वो क्या करती हैं? गैसों का विनिमय करती हैं। इसी के साथ हमारा जो श्वसन तंत्र का टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म होता है। श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में हम पूर्णतः पढ़ चुके हैं। ठीक है। श्वसन तंत्र में हमने क्या क्या पढ़ा भाई? श्वसन तंत्र में हमने ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंगों के नाम नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। ठीक है। निचले श्वसन तंत्र के अंगों के नाम श्वास नली,
श्वसनी और श्वसनिकाएं और फेफड़े। और लास्ट हमारा श्वसन मांसपेशियां आती हैं जो क्या काम करती हैं, गैसों के विनिमय का कार्य करती हैं। यहाँ पर हमारा श्वसन तंत्र का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, तो आप इसे अपने रजिस्टर या कॉपी में जरूर नोट करें और इसके नोट्स बनाइएगा जरूर, पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी क्वेरी होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।